आज हम पढ़ेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जीवन परिचय और उनकी विशेषताएं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है मूलतः हिमाचल प्रदेश के गुलेर गांव के वासी ज्योतिर्विद महामहोपाध्याय पंडित शिवराम शास्त्री राज सम्मान पाकर जयपुर में बस गए थे। उनकी तीसरी पत्नी लक्ष्मी देवी ने सन 1883 में चंद्रधर को जन्म दिया। घर में बालक को संस्कृत भाषा, वेद, पुराण आदि के अध्ययन, पूजा पाठ, संध्या वंदन तथा धार्मिक कर्मकांड का वातावरण मिला और मेधावी चंद्रधर ने इन सभी संस्कारों और विद्याओं को आत्मसात किया। आगे चलकर इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा भी प्राप्त की और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए प्रथम श्रेणी में द्वितीय और प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए प्रथम श्रेणी में प्रथम करने के बाद चाहते हुए भी वे आगे की पढ़ाई परिस्थितिवश जारी न रख पाए। हालांकि उनके स्वाध्याय और लेखन का क्रम अबाध रूप से चलता रहा। 20 वर्ष की उम्र के पहले ही उन्हें जयपुर की वेधशाला के जीर्णोद्धार तथा उससे संबंधित शोध कार्य के लिए गठित मंडल में चुन लिया गया था और कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर उन्होंने द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स शीर्षक अंग्रेजी ग्रंथ की रचना की। अपने अध्ययन काल में ही इन्होंने सन 1900 में जयपुर में नागरी मंच की स्थापना में योग दिया और सन 1902 से मासिक पत्र समालोचक के संपादन का भार भी संभाला। प्रसंगवश कुछ वर्ष काशी की नागरी प्रचारिणी सभा के संपादक मंडल में भी उन्हें सम्मिलित किया गया। अपने अध्ययन काल में ही उन्होंने देवी प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला और सूर्य कुमारी पुस्तकमाला का संपादन किया और नागरी प्रचारिणी पुस्तकमाला और सूर्य कुमारी पुस्तकमाला का संपादन किया और नागरी प्रचारिणी सभा के सभापति भी रहे। जयपुर के राजपंडित के कुल में जन्म लेने वाले गुलेरी जी का राजवंशों से घनिष्ठ संबंध रहा। वे पहले खेतड़ी नरेश जयसिंह के और फिर जयपुर राज्य के सामंत पुत्रों के अजमेर के मेयो कॉलेज में अध्ययन के दौरान उनके अभिभावक रहे। सन 1916 में उन्होंने मेयो कॉलेज में ही संस्कृत विभाग के अध्यक्ष का पद संभाला। सन 1920 में पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रबंध आग्रह के कारण उन्होंने बनारस आकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या विभाग के प्राचार्य और फिर 1922 में प्राचीन इतिहास और धर्म से संबद्ध मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर का कार्यभार भी ग्रहण किया। इसी बीच परिवार में अनेक दुखद घटनाओं के आघात भी उन्हें झेलने पड़े। सन 1922 में 12 सितंबर को पीलिया के बाद तेज ज्वर से मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में ही उनका देहावसान हो गया। इस थोड़ी सी आयु में ही गुलेरी जी ने अध्ययन और स्वाध्याय के द्वारा हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त संस्कृत, प्राकृत, बांग्ला, मराठी आदि का ही नहीं जर्मन तथा फ्रेंच भाषा का ज्ञान भी हासिल किया था। उनकी रुचि का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत था और धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुरातत्व, दर्शन, भाषा विज्ञान, शिक्षा शास्त्र और साहित्य से लेकर संगीत, चित्रकला, लोक कला, विज्ञान और राजनीति तथा समसामयिक सामाजिक स्थिति तथा रीति नीति तक फैला हुआ था। उनकी अभिरुचि और सोच को गढ़ने में स्पष्ट ही इस विस्तृत पटभूमि का प्रमुख हाथ था और इसका परिचय उनके लेखन की विषय वस्तु और उनके दृष्टिकोण में बराबर मिलता रहता है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के साथ एक बहुत बड़ी विडंबना यह है कि उनके अध्ययन, ज्ञान और रुचि का क्षेत्र हालांकि बेहद विस्तृत था और उनकी प्रतिभा का प्रसार भी अनेक कृतियों, कृतिरूपों और विधाओं में हुआ था, किंतु आम हिंदी पाठक ही नहीं, विद्वानों का एक बड़ा वर्ग भी उन्हें अमर कहानी, उसने कहा था कि रचनाकार के रूप में ही पहचानता है। इस कहानी की प्रखर चौंध ने उनके बाकी वैविध्य भरे सशक्त कृति संसार को मानो ग्रस लिया है। उनके प्रबल प्रशंसक और प्रखर आलोचक भी अमूमन इसी कहानी को लेकर उलझते रहे हैं। प्राचीन साहित्य, संस्कृति, हिंदी भाषा, समकालीन समाज, राजनीति आदि विषयों से जुड़ी इनकी विद्वता का जिक्र यदा कदा होता रहता है, पर कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाऊं जैसे एक दो निबंधों और पुरानी हिंदी जैसी लेखमाला के उल्लेख को छोड़कर उस विद्वता की बानगी आम पाठक तक शायद ही पहुंची हो। व्यापक हिंदी समाज उनकी प्रकांड विद्वता और सृजनात्मक प्रतिभा से लगभग अनजान है। अपने 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में गुलेरी जी ने किसी स्वतंत्र ग्रंथ की रचना तो नहीं की, किंतु
फुटकर रूप में बहुत लिखा, अनगिनत विषयों पर लिखा, अनेक विधाओं की विशेषताओं और रूपों को समेटते समंजित करते हुए लिखा। उनके लेखन का एक बड़ा हिस्सा जहाँ विशुद्ध अकादमिक अथवा शोधपरक है, उनकी शास्त्रज्ञता तथा पांडित्य का परिचायक है, वहीं उससे भी बड़ा हिस्सा उनके खुले दिमाग, मानवतावादी दृष्टि और समकालीन समाज, धर्म, राजनीति आदि से गहन सरोकार का परिचय देता है। लोक से ये सरोकार उनकी पुरानी हिंदी जैसी एकेडमिक और महर्षि च्यवन का रामायण जैसी शोधपरक रचनाओं तक में दिखाई देता है। इन बातों के अतिरिक्त गुलेरी जी के विचारों की आधुनिकता भी हमसे आज उनके पुराविष्कार की मांग करती है। मात्र 39 वर्ष की जीवन अवधि को देखते हुए गुलेरी जी की लेखन का परिणाम और उनकी विषय वस्तु तथा विधाओं का वैविध्य सचमुच विस्मयकर है। उनकी रचनाओं में कहानियाँ, कथाएं, आख्यान, ललित निबंध, गंभीर विषयों पर विवेचनात्मक निबंध, शोध पत्र, समीक्षाएं, संपादकीय टिप्पणियाँ, पत्र विधा में लिखी टिप्पणियाँ, समकालीन साहित्य, समाज, राजनीति, धर्म, विज्ञान, कला आदि पर लेख तथा वक्तव्य, वैदिक और पौराणिक साहित्य, पुरातत्व, भाषा आदि पर प्रबंध, लेख तथा टिप्पणियाँ सभी शामिल है। विषय वस्तु की व्यापकता की दृष्टि से गुलेरी जी का लेखन धर्म, पुरातत्व, इतिहास और भाषा शास्त्र जैसे गंभीर विषयों से लेकर काशी की नींद जैसे हल्के फुल्के विषयों तक को समान भाव से समेटते हुए है। विषयों का इतना वैविध्य लेखक के अध्ययन, अभिरुचि और ज्ञान के विस्तार की गवाही देता है, तो हर विषय पर इतनी गहराई से समकालीन परिप्रेक्ष्य में विचार अपने समय और नए विचारों के प्रति उसकी सजगता को रेखांकित करता है। तो राज ज्योतिषी के परिवार में जन्मे हिंदू धर्म के तमाम कर्म कांडों में विधिवत दीक्षित त्रिपुंडधारी निष्ठावान ब्राह्मण की छवि से यह रूढ़िभंजक यथार्थ शायद मेल नहीं खाता, मगर उस सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक उत्तेजना के काल में उनका प्रतिगामी रूढ़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाना स्वाभाविक ही था। यह याद रखना जरूरी है कि वे रूढ़ियों के विरोध के नाम पर केवल आंख मूंद कर तलवार नहीं भांजते, खंडन के साथ ही वे उचित और उपयुक्त का मंडन भी करते हैं। किंतु धर्म, समाज, राजनीति और साहित्य में उन्हें जहाँ कहीं भी पाखंड या अनुचित्य नज़र आता है, उस पर वे जमकर प्रहार करते हैं। इस क्रम में उनकी वैचारिक पारदर्शिता, गहराई और दूरदर्शिता इसी बात से सिद्ध है कि उनके उठाए हुए अधिकतर मुद्दे और उनकी आलोचना आज भी प्रासंगिक है। उनके लेखन की रोचकता उनकी प्रासंगिकता के अतिरिक्त उसकी प्रस्तुति की अनोखी भंगिमा में भी निहित है। उस युग के कई अन्य प्रबंधकारों की तरह गुलेरी जी के लेखन में भी मस्ती तथा विनोद भाव, एक अंतर्धारा लगातार प्रभावित होती रहती है। धर्म, सिद्धांत, आध्यात्म आदि जैसे कुछ एक गंभीर विषयों को छोड़कर लगभग हर विषय के लेखन में ये विनोद भाव प्रसंगों के चुनाव में, भाषा के मुहावरों में, उद्धरणों और उक्तियों में बराबर झंकृत रहता है। जहाँ आलोचना कुछ अधिक भेदक होती है, वहाँ ये विनोद व्यंग्य में बदल जाता है। जैसे शिक्षा, सामाजिक रूढ़ियाँ तथा राजनीति संबंधी लेखों में इससे गुलेरी जी की रचनाएं कभी गुदगुदा कर, कभी झकझोर कर पाठक की रुचि को बांधे रखती है। गुलेरी जी की शैली मुख्यतः वार्तालाप की शैली है, जहाँ वे किस्सा बयानी के लहजे में मानो सीधे पाठक से मुखातिब होते हैं। यह साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी बोली को संवरने का काल था, अतः शब्दावली और प्रयोगों के स्तर पर सामरस्य और परिमार्जन की कहीं कहीं कमी भी नज़र आती है। कहीं वे प्रश्नी, क्लृप्ति और आगमिग्र जैसे अप्रचलित संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो कहीं बेर, बिछोड़ा और पेड़ जैसे ठेठ लोक भाषा के शब्दों का। अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि के शब्द ही नहीं, पूरे के पूरे मुहावरे भी उनके लेखन में तत्सम या अनुदित रूप में चले आते हैं। पर भाषा के इस मिले-जुले रूप और बातचीत के लहजे में उनके लेखन में एक अनौपचारिकता और आत्मीयता भी आ गई है। हाँ, गुलेरी जी अपने लेखन में उद्धरण और उदाहरण बहुत देते हैं। इन उद्धरणों और उदाहरणों से आमतौर पर उनका कथ्य और अधिक स्पष्ट तथा रोचक हो उठता है, पर कई जगह यह पाठक से उदाहरण की पृष्ठभूमि और प्रसंग के ज्ञान की मांग भी करता है। आम पाठक से प्राचीन भारतीय वाङ्मय, पश्चिमी साहित्य, इतिहास आदि के इतने ज्ञान की अपेक्षा करना ही गलत है। इसलिए यह अतिरिक्त प्रसंग गर्भत्व उनके लेखन के सहज रसास्वाद में कहीं कहीं अवश्य ही बाधक होता है। बहरहाल गुलेरी जी की अभिव्यक्ति में कहीं भी जो भी कमियां रही हो, हिंदी भाषा और शब्दावली के विकास में उनके सकारात्मक योगदान की अपेक्षा नहीं की जा सकती। वे खड़ी बोली का प्रयोग अनेक विषयों और अनेक प्रसंगों में कर रहे थे। शायद किसी भी अन्य समकालीन विद्वान से कहीं बढ़कर साहित्य, पुराण, प्रसंग, इतिहास, विद्वान, भाषा विज्ञान, पुरातत्व, धर्म, दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र आदि अनेक विषयों की वाहक उनकी भाषा स्वाभाविक रूप से ही अनेक प्रयुक्तियों और शैलियों के लिए गुंजाइश बना रही थी।
वह विभिन्न विषयों को अभिव्यक्त करने में हिंदी की सक्षमता का जीवंत प्रमाण है। हर संदर्भ में उनकी भाषा आत्मीय तथा सजीव रहती है, भले ही कहीं कहीं वह अधिक जटिल या अधिक हल्की क्यों न हो जाती हो। गुलेरी जी की भाषा और शैली उनके विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र नहीं थी, वह युग संधि पर खड़े एक विवेकी मानस का और उस युग की मानसिकता का भी प्रामाणिक दस्तावेज है। इसी और इंगित करते हुए प्रोफेसर नामवर सिंह का भी कहना है कि गुलेरी जी हिंदी में सिर्फ एक नया गद्य या नई शैली नहीं गढ़ रहे थे, बल्कि वे वस्तुत एक नई चेतना का निर्माण कर रहे थे और ये नया गद्य नई चेतना का सृजनात्मक साधन है। अपने और आधुनिकता, समकालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थितियों से उनके गंभीर जुड़ाव और उनके संबंध उनके चिंतन तथा प्रतिक्रियाओं में स्पष्ट होती है। उनका सरोकार अपने समय के केवल भाषिक और साहित्यिक आंदोलनों से ही नहीं, उस युग के जीवन के हर पक्ष से था। किसी भी प्रसंग में जो स्थिति उनके मानस को आकर्षित या उत्तेजित करती थी, उस पर टिप्पणी किए बगैर वे नहीं रह पाते थे। ये टिप्पणियाँ उनके सरोकारों, कुशाग्रता और नज़रिए के खुलेपन की गवाही देती है। अनेक प्रसंगों में गुलेरी जी अपने समय से इतना आगे थे कि उनकी टिप्पणियाँ आज भी अपने चारों ओर देखने और सोचने को मजबूर करती है। खेलोगे कूदोगे होंगे खराब की मान्यता वाले युग में गुलेरी जी खेल को शिक्षा का सशक्त माध्यम मानते थे। बाल विवाह के विरोध और स्त्री शिक्षा के समर्थन के साथ ही आज से 100 साल पहले उन्होंने बालक बालिकाओं के स्वस्थ चारित्रिक विकास के लिए सहशिक्षा को आवश्यक माना था। वे ये सब आज हम शहरी जनों के इतिहास से रोचक प्रसंग लग सकते हैं, किंतु पूरे देश के संदर्भ में यहाँ फैले अशिक्षा और अंधविश्वास के माहौल में गुलेरी जी की बातें आज भी संगत और विचारणीय है। भारतवासियों की कमजोरियों का वे लगातार जिक्र करते रहते हैं, विशेषकर सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में। हमारे पतन का एक कारण आपसी फूट है। यह महाद्वीप एक दूसरे को काटने को दौड़ती हुई बिल्लियों का पिटारा है। डिनोमिनेशन कॉलेज 1904 में जाति व्यवस्था भी हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। गुलेरी जी सबसे मन की संकीर्णता त्याग करके उस भव्य कर्म क्षेत्र में आने का आह्वान करते हैं, जहाँ सामाजिक जाति भेद नहीं, मानसिक जाति भेद नहीं हो, और जहाँ जाति भेद है तो कार्य व्यवस्था के हित। वर्ण विषयक कतिपय विचार 1920 में छुआछूत को वे सनातन धर्म के विरुद्ध मानते हैं। अर्थहीन कर्मकांडों और ज्योतिष से जुड़े अंधविश्वासों का वे जगह जगह जोरदार खंडन करते हैं। केवल शास्त्रमूलक धर्म को वे बाह्य धर्म मानते हैं और धर्म को कर्मकांड से न जोड़ करके इतिहास और समाजशास्त्र से जोड़ते हैं। तो धर्म का अर्थ उनके लिए सार्वजनिक प्रीतिभाव है, जो सांप्रदायिक ईर्ष्या द्वेष को बुरा मानता है। उनके अनुसार उदारता, सौहार्द और मानवतावाद ही धर्म के प्राण तत्व होते हैं और इस तथ्य की पहचान बेहद जरूरी है। आजकल वह उदार धर्म चाहिए जो हिंदू, सिख, जैन, पारसी, मुसलमान, क्रिस्तान सबको एक भाव से चलावे और उनमें बिरादरी का भाव पैदा करे, किंतु संकीर्ण धर्म शिक्षा आदि हमारी बीच की खाई को और भी चौड़ी कर बनाएंगे। डिनोमिनेशनल कॉलेज 1904 धर्म को गुलेरी जी बराबर कर्मकांड नहीं बल्कि आचार विचार और लोक कल्याण और जन सेवा से जोड़ते रहे।